अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे और एक लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट सेकंड है, जो कि चैप्टर लाइट है क्लास 10th का। ये जो सीरीज चल रही है मेरी चैनल पे, ये एक्चुअली बोर्ड एग्जाम जो आने वाला है, जो मार्च में स्टार्ट होगा, उसमें ये लेक्चर नंबर सेकंड है फिजिक्स का। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को वन शॉट में। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को वन शॉट में। इसके रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे फार्मूलाज आपको मिलेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे और बहुत सारे सब टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम गोइंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। खाली एक वर्ड आपको याद रखना है पहले, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट बेंड हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट क्यों बेंड होती है, क्या काज होता है लाइट का बेंड होने में, यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा। मान लीजिए मेरे पास दो मीडियम्स हैं। एक मेरे पास है फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, एक तरफ मैंने लिया है वाटर और दूसरी तरफ से मैंने लिया है फॉर एग्जांपल एयर। ये एयर है मेरे पास एंड दिस इज वाटर। क्या होता है जब कोई रे ऑफ लाइट फॉर एग्जांपल एयर से आ रही है, दिस इज इंसिडेंटल रे ऑफ लाइट, जब ये एयर से आ रही है तो आपको पता ही है जो एयर है, एयर में जो स्पीड है लाइट की दैट इज ऑलमोस्ट 2.9 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यह है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे, वैक्यूम में जो स्पीड होती है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इन वैक्यूम। और अगर हम वाटर की बात करेंगे, वाटर में जो स्पीड होती है लाइट की वो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज इन वाटर। और अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल गिलास की, गिलास में होती है सीधे 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इन गिलास। लाइट क्यों बेंड हो जाती है, क्यों ये फिनोमेना होता है? क्योंकि जो लाइट की स्पीड है ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है। जब लाइट एयर से आती है तो अब एंटर हो जाएगी कहां पे? ये अब एंटर हो जाएगी वाटर में। जो ये वाटर में एंटर होती है तो इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो वाटर है, वाटर एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम का सिंपल मीनिंग आपको याद रखना है, वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट्स ओनली 2 इंटू 10⁸ दैट्स इन गिलास। लेकिन अगर हम देखेंगे जो वैक्यूम है, वैक्यूम में कितनी है? 3 इंटू 10⁸। इट इज ओनली बिकॉज जो एयर है इसकी डेंसिटी कम है और जो वाटर है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी। जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से आती है टुवर्ड्स द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये हमेशा बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ आती है। किसकी तरफ आती है? नॉर्मल की तरफ। अब अगर फॉर एग्जांपल यही दो मीडियम है मेरे पास, एक तरफ है वाटर, दिस इज वाटर, और दूसरी तरफ से है एयर, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। अब अगर रे ऑफ लाइट वाटर से ही आ जाएगी तो एंटर होगी फॉर एग्जांपल एयर में, तो ये हमेशा बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आपको याद रखना है। एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अब क्यों बेंड हो जाती है लाइट? क्योंकि जो स्पीड है लाइट की ये डिफरेंट होती है, तो इसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो कई केसेस ऐसे हैं हमारे पास जिनमें लाइट बेंड होती ही नहीं है, ठीक है। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर सेम मीडियम मैंने लिया है कॉस, अगर क्वेश्चन वहां पे आया फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में, सजेस्ट टू कंडीशंस व्हाई देयर इज नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप वो दो कंडीशंस बताइए जहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होती है। तो आपको क्या याद रखना है? फॉर एग्जाम्पल ये एक मीडियम है मेरे पास, दिस इज वाटर,
वाटर की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सबको पता है इसके रिलेटेड, ठीक है। और ये एक मीडियम है, दैट इज एयर, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, फॉर एग्जांपल विच मेक्स एन एंगल विथ नॉर्मल 0 डिग्री, 0 डिग्री पे, ठीक है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये सीधी जाएगी, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री देयर इज नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो सरफेस का इंटरफेस है, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस, द फेस बिटवीन द टू मीडियम्स, दैट्स कॉल्ड इंटरफेस। जो ये इंटरफेस है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इस पे परपेंडिकुलर पड़ गई, मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विथ नॉर्मल, ठीक है। यहां पे कुछ एंगल है नॉर्मल के साथ, अगर आप देखोगे यहां पे कुछ एंगल है, दिस इज सम एंगल विथ नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट रे ऐसे है और नॉर्मल भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसका, सरफेस का। तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बन गया, तो इस केस में यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ये लाइट जो ये रे ऑफ लाइट है ये सीधी जाएगी। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर ये फॉर एग्जांपल मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, दिस इज मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज मीडियम सेकंड। अगर इन दो मीडियम्स की डेंसिटी सेम है, फॉर एग्जांपल यहां से फॉर एग्जांपल वाटर है ऊपर से, ठीक है, नीचे से भी वाटर है कोई कलर लगा के, फॉर एग्जांपल इसमें हमने कोई कलर ऐड किया है, ठीक है, तब जाके। लेकिन अगर आप देखोगे ये भी वाटर है ये भी वाटर है, ठीक है, तो अगर यहां से रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे तो ये स्ट्रेट जाएगी। क्यों? क्योंकि इस और इसकी जो डेंसिटी है, दो मीडियम्स की जो डेंसिटी है ये सेम है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये रिफ्रैक्ट नहीं हो जाएगी। तो दो कंडीशन है जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होती है, पहले एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, सेकंड अगर दो मीडियम्स की डेंसिटी सेम है। जब डेंसिटी सेम है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हो जाएगी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहां पे भी रिफ्रैक्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक गिलास है, ये गिलास है, पहले एम्प्टी है, इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, इसमें मैंने एक कॉइन को रखा है, यहाँ पे बेस पे कॉइन को रखा है, किसी स्टोन को रखा है, ठीक है। जब हम ऊपर से इसको देखते हैं, व्हेन वी सी इट, तो ये जो कॉइन है ये कहां पे दिखेगी हमें, ऑब्वियसली ये बॉटम पे ही दिखेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड केस में इसी कॉइन को लेंगे इसी जार में और इसी बीकर में ऐसे, ठीक है। अब इस जार में हम डालेंगे पानी, पहले हमने पानी नहीं डाला, अब इस जार में हम पानी डालेंगे। अब क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहां से रे ऑफ लाइट आ जाएगी, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे आ जाएगी, ये कौन सा मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर, तो ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। और एक रे ऑफ लाइट यहां से आ जाएगी, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर से आती है तो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया आपको, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर, फिर नॉर्मल से दूर जाती है, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे ये जो कॉइन है ये हमें यहाँ पे इस पोजीशन पे दिखेगी, रेजर दिखेगी। क्यों? इट इज बेसिकली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या जैसे हम पेंसिल को रखते हैं, फॉर एग्जांपल एक पेंसिल को रखते हैं एक गिलास जार में, फॉर एग्जांपल ये वाटर है, फॉर एग्जांपल इसमें हम पेंसिल को रखते हैं, तो ये पेंसिल कैसे दिखता है, ये पेंसिल हमें दिखता है बेंडेड और ब्रोकन, जैसे ये टूटा हुआ है एक पॉइंट पे। व्हाई इट इज सो? इट इज सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हम देखते हैं, जो स्टार्स होते हैं ये नाइट में ट्विंकल करते हैं, इट इज बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन कौन सा रिफ्रैक्शन होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो भी बेंड होती है लाइट, यानी एक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। और आपने देखा होगा डेप्थ ऑफ द स्प्रिंग, जब आप कहीं पे जाते हो तो फिर वहां पे जब आप किसी स्प्रिंग की तरफ देखते हो, फॉर एग्जांपल वेरीनाग, तो वहां पे जो डेप्थ हमें दिखती है ना, कहां किसकी, स्प्रिंग की, वो हमें कम दिखती है। क्यों? क्योंकि जो स्टोन्स नीचे है वहां से जो लाइट आ रही है वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो हमें वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, एक्चुअल डेप्थ हमें नहीं दिखाई देती, ठीक है। क्योंकि किस फिनोमेना से? इट इज बेसिकली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम आते हैं पहले टॉपिक पे जो इस पे डिस्कस किया गया है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन फिनोमेना आपको समझ आया,
रिफ्रैक्शन सिंपली है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का बेंड होने को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। लाइट क्यों बेंड होती है? क्योंकि अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग है, ठीक है। अब देखते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होती है? ग्लास स्लैब एक मटेरियल होती है क्यूबॉइडल शेप, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होती है। इसमें हम ऐसे फिगर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं। ये गिलास स्लैब है, ये गिलास की बनी हुई होती है, गिलास मटेरियल। फॉर एग्जांपल दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। ए बी सी डी इज ए गिलास स्लैब। अब देखो यहां से एयर है, ऊपर से दिस इज, नीचे से भी इसको क्या है? एयर। ये क्या है? गिलास। तो गिलास को हम मानते हैं ऑप्टिकली डेंसर, एयर को हम मानते हैं ऑप्टिकली रेयरर। जो मैंने पहले ही बोला, ऑप्टिकली रेयरर वो होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, और ऑप्टिकली डेंसर वो होता है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसको हम ओडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये आ गई रे ऑफ लाइट, ये अब कहां से आ रही है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से, ठीक। एयर इज एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल इन दिस मैनर, ठीक है। जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर जा रही है तो ये हमेशा बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। अब ये ऑप्टिकली डेंसर है तो ये ऑप्टिकली रेयरर है, अब ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल इन दिस मैनर, ठीक। दिस इज नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं सीधे दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पीओआई, ठीक है। और ये जो ये रे है इसको हम बोलते हैं आर आर, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, ई आर, इमर्जेंट रे, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे, फॉर एग्जांपल के एल एम एंड एम। जो के एल है, के एल क्या है? इंसिडेंट रे आई आर। एल एम क्या है? एल एम है रिफ्रैक्टेड रे आर आर। और एम टू एन क्या है? एम एन, ये है इमर्जेंट रे ई आर। जो एंगल बनेगा, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं दिखाऊंगा, ये ग्लास स्लैब है, ये है फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे जो हमने देखी है अभी, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे। द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं एंगल और, क्या बोलते हैं? एंगल और, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल, दिस इज R2 फॉर एग्जांपल, दिस इज R1 फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। एंड द एंगल which is formed between this is emergent ray and this is normal, the angle which is formed between emergent and normal is called angle of emergence, angle of emergence, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक। द नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे जो एंगल फॉर्म करते हैं इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक। अब कितना इंसिडेंट रे डिविएट हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये इंसिडेंट रे है ये कितना डिविएट हो जाएगी फ्रॉम इट्स मेन पाथ। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे ये ऐसे जानी चाहिए, ठीक। दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ड्यू टू द डेंसर मटेरियल ऑफ ग्लास, ये जो इंसिडेंट रे है ये अपनी पाथ से डिविएट हो गई, फॉर एग्जांपल इतना ए बी इज द डिविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे। इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इंसिडेंट रे कितना डिविएट हो जाएगी, एक्चुअली में इंसिडेंट रे अगर हम देखेंगे ये ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन गिलास में जो स्पीड है लाइट की वो है 2 × 10⁸। आयर में स्पीड कितना है? अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं 3 × 10⁸। गिलास में कितना है? 2 × 10⁸। आयर में 3 लाख है, गिलास में 2 लाख है, तो ये जो लाइट है ये बेंड हो जाती है जब ये एंटर होती है गिलास स्लैब से, ठीक। फिर पहले ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर, ठीक, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाती है, यहाँ पे ये नॉर्मल की तरफ आ रही है, ठीक है। और कितना इंसिडेंट रे डिविएट हो जाएगी
फ्रॉम इट इज मेन पाथ, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और एक पॉइंट है, जो ये हमने इंसिडेंट रे को प्रोसीड किया है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो ये इमर्जेंट रे है ये हमेशा पैरेलल होते हैं, ये और ये पैरेलल आते हैं, लेटरल पैरेलल शिफ्टिंग में होता है। यानी जो ये इंसिडेंट रे जिसको मैंने प्रोसीड किया है इन दिस मैनर, ये रे और जो इमर्जेंट रे ये क्या होते हैं? पैरेलल पैरेलल शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, तो दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये है एंगल R1 यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस जो मैंने यहां पे दिखाया है। इसके बाद आता है क्या किस कलर का जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये किस कलर का ज्यादा होगा, पहले ये हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है विब गायर। विब गायर में बहुत सारे कलर्स हैं, वायोलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। ठीक है, इज दिस विजिबल? यस इट इज विजिबल। ठीक, इन कलर्स में सबसे जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस कलर में होगा, ये भी क्वेश्चन है। आपको याद रखना है जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो जो वेवलेंथ होती है कलर की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब हम रेड से वायलेट की तरफ आते हैं तो जो वेवलेंथ है ये क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक, इसका मतलब रेड के पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ और वायलेट कलर के पास सबसे कम वेवलेंथ। ठीक है, अब किस कलर का ज्यादा ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा? ये सबसे ज्यादा होगा इन द केस ऑफ वायलेट। किस में होगा? वायलेट में होगा। यानी जो यहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो वायलेट में ज्यादा होगा, फिर इंडिगो में होगा, फिर ब्लू में होगा, फिर ग्रीन में होगा, फिर येलो में होगा, फिर ऑरेंज में होगा, फिर रेड में होगा। रेड में सबसे कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों होगा? इसका भी रीजन है। देखो यहां पे मैं इसका रीजन डिस्कस करूंगा एक पॉइंट में। ये लेक्चर 1.5 घंटे तक ये चलेगा, ये लेक्चर आपको एंड तक ये देखना है, इंशाल्लाह आपको इसमें बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, देखो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्लास स्लैब है और एक ग्लास स्लैब है सेकंड, दिस इज थर्ड, और यहां पे मैं लूंगा फॉर एग्जांपल फोर्थ। 4 ग्लास स्लैब्स मैंने लिए हैं। ठीक है, अब देखो इस पे मैंने रेड कलर की लाइट डाली है, तो ये जो रेड कलर है ये ज्यादा बेंड नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको सबसे कम होगा। फिर फॉर एग्जांपल मैंने और कोई कलर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने और कोई कलर डाला है, फॉर एग्जांपल VIBGYOR। ठीक है, ये रेड है, रेड कलर। इसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे फॉर एग्जांपल वायोलेट। ठीक है, दिस इज वायोलेट। ठीक, इसके बाद फॉर एग्जांपल इंडिगो मैंने डाला है, फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिगो। और इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू डाला है, ब्लू, दिस इज ब्लू। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा वायलेट में। लेट मी एक्सप्लेन। हमारे पास एक रिलेशन है E is equal to H nu। एनर्जी ऑफ एनी कलर और एनर्जी ऑफ वेव इज गिवन बाय E is equal to H is belongs constant nu is frequency और इंटेंसिटी। ठीक, लेकिन जो न्यू का वैल्यू है वो हमें पता है, वो होता है C/λ। तो ये इक्वेशन बनती है हमारे पास E is equal to H, न्यू की जगह हम क्या रखते हैं? C/λ। ठीक, और एक रिलेशन है हमारे पास, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेव इज गिवन बाय लैम्डा इनटू एफ, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसमें अगर हम लैम्डा को देखेंगे, लैम्डा किसके बराबर होगा? V इनटू एफ। तो इस लैम्डा को रखेंगे यहां पे, तो ये बनेगा E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा की जगह रखेंगे V इनटू एफ, V डिवाइड बाय एफ। ठीक है, तो इस f को ऊपर लाएंगे यहां, ये बनेगी इक्वेशन E इज इक्वल टू HCF डिवाइड बाय V, HCF डिवाइड बाय V। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जिस कलर के पास
जिस कलर के पास E इज इनवर्सली रिलेटेड टू V, जिस कलर के पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, क्या होगी? जिस कलर के पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, उस कलर को हमने देखा है उस कलर के पास सबसे एनर्जी कम है। यहां में रेड में सबसे कम एनर्जी है, वायलेट में सबसे ज्यादा एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि एज पर दिस इक्वेशन जिस कलर में वेवलेंथ ज्यादा है उस कलर में एनर्जी कम है, तो वेवलेंथ रेड में ज्यादा है, इसकी सबसे कम एनर्जी है, ठीक है? तो वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है, जितना ये वैल्यू कम होगा उतना ये एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे जिस कलर की सबसे ज्यादा एनर्जी उस कलर की वेलोसिटी कम, उस कलर की वेलोसिटी, इसका मतलब है जो रेड है ना, रेड का कौन सा फैक्टर ज्यादा है? वेवलेंथ। रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, जितना वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है, उतनी एनर्जी कम, उतनी एनर्जी कम, जितना वेवलेंथ ज्यादा उतनी एनर्जी कम, और उतनी जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। किस में? गिलास में। दैट इज द रीजन जो रेड है ना, रेड ज्यादा स्ट्रेट ट्रैवल करेगा गिलास स्लैब में। रीजन क्या है? अब रीजन यही है क्योंकि रेड के पास वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसके पास सबसे कम एनर्जी है, लेकिन इसके पास V का वैल्यू ज्यादा है इनसाइड द गिलास, इनसाइड द गिलास। दैट इज द रीजन रेड का सबसे कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? लेकिन वायलेट, अगर वायलेट को देखेंगे, वायलेट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे कम वेलोसिटी है, तो दैट इज द रीजन जब भी वायलेट एंटर हो जाएगा गिलास स्लैब से, तो इसकी जो हिंड्रेंस है वो ज्यादा होगी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच इसका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? वायलेट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट अब सबसे ज्यादा होगा एज पर दिस इक्वेशन, एज पर दिस इक्वेशन, ठीक है? तो दिस वाज लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ये टॉपिक बड़ा बन जाएगा ज्यादा, मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आया आपको ये तो ऐसे ही आपको बताना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी डिस्कस करने हैं, ठीक है? इसके बाद हम टॉपिक सेकंड पे आते हैं। लेंथ कितनी हुई वीडियो की? 22, अभी टाइम है हमारे पास। अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे सिनेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो सिनेल था इसने दो लॉ दिए रिफ्रैक्शन के, पहला और सेकंड लॉ, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, एज पर सिनेल्स लॉ, सिनेल्स लॉ क्या बोल रहा है? सिनेल्स लॉ, जो इंसिडेंट रे है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इसको डिस्कस करूंगा, दिस इज वाटर, एक तरफ से वाटर है, दूसरी तरफ से एयर है, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। एज पर सिनेल्स लॉ we can say that this is incident ray, this is incident ray and this is refracted ray, this is refracted ray। इनके दरमियान ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, तो ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम एंगल आई बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल आर। सिनेल ने क्या बोला? सिनेल ने बोला जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स। पहला लॉ क्या बोल रहा है सिनेल? यानी इंसिडेंट रे, refracted ray, or we can say that normal and refracted ray, refracted ray, incident ray normal, incident ray normal and refracted ray all lie on the same plane, all lie on same plane at the point of interface, at the point of interface। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस। इसको हम बोलते हैं सिनेल्स फर्स्ट लॉ, सिनेल्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ बता रहा है जो साइन ऑफ आई होता है, एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर, ये किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। ये सेकंड लॉ है। साइन ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
ये एंगल आई है, इसके साथ साइन लगाएंगे, ठीक है। उसका भी रीजन है, साइन क्यों लिया है स्नेल ने, इसने कॉस क्यों नहीं लिया, कॉट क्यों नहीं लिया, टैन क्यों नहीं लिया, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लेंथी वीडियो बनेगा फिर, ठीक है। तो ये साइन ऑफ आर, ये वाला एंगल और इस एंगल का जो रेशियो है साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्या है ये साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, इसका मीनिंग क्या है, ये पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा है शायद। इसका जो मीनिंग है देखो क्या है, जो एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस होता है, या सिंपली हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो है ये क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये फिर से इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। सिनेल ने क्या बोला, इसने बोला जितना आप इंसिडेंट एंगल चेंज करोगे, जितना आप इंसिडेंट एंगल चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिया है 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिया है 60 डिग्री, या फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिया है 90 डिग्री, या फॉर एग्जांपल यहां पे जो इंसिडेंट एंगल है ये हमने लिया है 120 डिग्री। यानी जितना आप इंसिडेंट एंगल को चेंज करोगे, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी वैसे ही चेंज होगा। ये वर्ड याद रखना है आपको, जितना आप इंसिडेंट एंगल को चेंज करोगे, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं, बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दिस, जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसी हिसाब से चेंज होगा, सच दैट जो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, उसी हिसाब से होगा, सच दैट जो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर है इनका जो रेशियो है ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अभी भी आपको डिफिकल्ट दिख रहा है, देखो क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइन के वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ 0 इज 0, ठीक है, साइन ऑफ 30 इज 1 डिवाइड बाई 2, साइन ऑफ 45 इज 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ठीक है, साइन ऑफ 65 इज, साइन ऑफ 60 इज अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, और जो साइन ऑफ 90 इज दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद साइन ऑफ 120 दैट इज गिवन बाय अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, साइन ऑफ 135 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, साइन ऑफ 150 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, और जो साइन ऑफ 180 है दैट इज इक्वल टू 0। ये साइन के वैल्यू है। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अगर यहां पे इंसिडेंट रे फॉर एग्जांपल एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री पड़ गई, ये जो इंसिडेंट रे है इसने फॉर एग्जांपल नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है 120, कितना बनाया है 120, जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है ये फॉर एग्जांपल बन गया है 60 डिग्री, कितना बन गया है 60 डिग्री, कितना 60। अब देखो सिनेल क्या बता रहा है, साइन ऑफ आई इंसिडेंट एंगल कितना है 120 डिवाइड बाय साइन ऑफ आर, आर का वैल्यू हमने कितना लिया है 60, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो अब कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर हम साइन 120 का वैल्यू रखेंगे, साइन 120 दैट्स अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय साइन 60, साइन 60 इज आल्सो अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी करेंगे, 3 2 एंड 2 इज टू अंडर रूट 3, इसको हमने उल्टा पुलट यहां से किया है, ठीक। ये है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये जब ऊपर जाएगा तो ये 2 ऊपर आएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, अंडर रूट 3 कैंसल, रेशियो क्या है सेम, दैट्स 1:1, यानी 1, सिंपली रेशियो इज कांस्टेंट। या अगर फॉर एग्जांपल साइन 30 एंड साइन 150, साइन 30 साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर,
दैट इज 1, दैट इज सिंपली साइन आई कितना बन गया है 30, दैट 30 इज 1 डिवाइड बाई 2, साइन आर कितना है 150, 150 इज आल्सो 1 डिवाइड बाई 2, तो ये है 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 1, तो ये ऑब्वियसली फिर से कांस्टेंट है। इनका वैल्यू जब आप रखोगे साइन और आर की जगह, तो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट आ जाएगी। यही स्नेल्स है, क्या है ये स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यही बोल रहा है जो साइन ऑफ आई है डिवाइड बाय साइन ऑफ आर, इन दो एंगल्स का जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। इज दिस विजिबल? यस इट इज विजिबल, लाइट थोड़ी डिम है इसमें, ठीक है। अब देखो ये जो स्नेल है, स्नेल और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बता रहा है, ठीक है। जो स्नेल का लॉ है दैट इज साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर, ये क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये वाटर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक। या ये जो एयर है इसमें जो स्पीड है लाइट की दैट्स v1, और जो वाटर है इसमें जो स्पीड है लाइट की दैट्स v2। एयर में जो स्पीड है लाइट की v1, वाटर में जो स्पीड है लाइट की दैट्स v2, ठीक है। स्नेल क्या बोल रहा है, ये बता रहा है जो ये साइन है साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू μ12। ये μ12 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद मीडियम, मीडियम फर्स्ट विद मीडियम सेकंड, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म। अब अगर आप देखोगे इस स्नेल्स लॉ को हम ऐसे भी लिखते हैं, साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास नीटा होता है दैट इज c अपॉन v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे कितनी स्पीड है एयर में v1, speed in water that's v2, this is also Snell's law, this is also Snell's law। कभी कभार इस Snell's law को ऐसे भी हम लिखते हैं sin of I डिवाइड बाय sin of R। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं speed of light in air is c और speed of light in given medium is v, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको c अपॉन v, c अपॉन v। ये भी Snell's law है क्योंकि ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक कांस्टेंट बेसिकली क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। या जो साइन ऑफ आई है डिवाइड बाय साइन ऑफ आर, इसको कभी कभार लिखते हैं लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2, क्योंकि ज्यादा जो ये एंगल है ये डिपेंड करता है इंसिडेंट वेवलेंथ पे। किस पे, इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है उस पे भी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या करता है डिपेंड करता है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक। साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं। या कभी कभार लिखते हैं ये जो म्यू है, म्यू हम लिखते हैं μ1 साइन ऑफ, फॉर एग्जांपल आई इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एंगल, μ1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर। ये भी क्या है, ये भी Snell's law है, Snell's law, Snell's law, ठीक। This was about Snell's law. This is Snell's law, सिंपली बोल रहा है sin of y divided by sin of r is constant। वह कांस्टेंट की टर्म क्या है लगाते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाते हैं। अब आते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ये एक्चुअली टर्म क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली होते हैं मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम गोइंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट कितना बेंड हो जाए होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन मीडियम, दिस इज मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज एयर, ये एयर है एंड दिस इज वाटर, ठीक है। ये आ गई है रे ऑफ लाइट, तो ये बेंड हो जाएगी वाटर में क्योंकि वाटर में स्पीड कम है लाइट की, दिस इज नॉर्मल, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फॉर एग्जांपल c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, ठीक। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता है c अपॉन v, c अपॉन v, c अपॉन v, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट in given medium।
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या कभी कभार फॉर एग्जांपल ये रे ऑफ लाइट है, अगर फॉर एग्जांपल दो मीडियम्स हमने लिए हैं जिसमें हमने एयर को नहीं लिया है, कोई अदर मीडियम लिया है, यहाँ पे ये फार्मूला है, इसमें c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने दो मीडियम्स लिए हैं, एयर हमने नहीं कंसल्ट किया, कोई और मीडियम लिया है, फॉर एग्जांपल ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, इसमें वेलोसिटी है v1, इसमें वेलोसिटी है v2, तब जाके जो n है वो सीधे बनेगा v1 अपॉन v2, ठीक, v1 अपॉन v2। यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर नहीं है, अब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, ठीक। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देता है, बेसिकली ये देता है मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। एक एग्जांपल हम यहाँ पे दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन सर, थोड़ा लेंथी वीडियो बनेगा ये, ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल हम देंगे यहाँ से, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये हमने मान लिया है ये गिलास स्लैब है, गिलास में स्पीड कितनी होती है 2 × 10⁸, ठीक है। तो ये एयर है, तो एयर में कितनी स्पीड है 3 × 10⁸, ठीक है। अगर हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस गिलास, वो किसके बराबर होगा, c/v, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, दैट इज 3 × 10⁸, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, दैट इज 2 × 10⁸, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, n इज इक्वल टू 3 × 10⁸, इसको ऊपर लाएंगे, ये बनेगा 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 2, 10⁻+8 and 10⁻⁻8 cancel out, n is equal to 3 divided by 2, 3 divided by 2, that is 2 1s are 2, 2 5s are 10, that's 1.5। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकला है गिलास का वो कितना है 1.5, कितना है 1.5। इसका मतलब अब क्या है, ये 1.5 क्या है एक्चुअल में एक लाइन में इसको मैं डिस्कस करूंगा। इसका मतलब 1.5 का मतलब ये है जो स्पीड है लाइट की एयर में वो कितनी है 3 × 10⁸, गिलास में कितनी स्पीड है दैट इज 2 × 10⁸। इसका मतलब है जो एयर में लाइट की स्पीड है वो गिलास में 1.5 टाइम्स लेसर होगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 1.5 times lesser than that the speed of light in air. The speed of light in glass is 1.5 times. The speed of light in glass is 1.5 times lesser than that the speed of light in air. जितना स्पीड लाइट है एयर का जितना स्पीड लाइट है किस में, एयर में, उतनी वो 1.5 टाइम्स वो लेसर होगी किस में, गिलास में। इसका स्टेटमेंट यही है, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म इंपॉर्टेंट है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली मास डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जब आप पेज नंबर 17 खोलोगे यहाँ पे एनसीईआरटी का टेक्स्ट का, वहां पे लिखा है जो कैरोसिन है, कैरोसिन इज मोर ऑप्टिकली डेंस एज कंपेयर टू वाटर। मतलब है अगर कैरोसिन में भी लाइट को पास की जाएगी या वाटर में भी, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है लिखा है, अगर एक तरफ फॉर एग्जांपल दिस इज एयर एंड दिस इज कैरोसिन, ठीक, दिस इज कैरोसिन, तो दूसरी कंडीशन में क्या है, दिस इज वाटर, दिस इज एयर, दिस इज एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें लेनी पड़ती है ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी नहीं लेनी पड़ती है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, अच्छी एग्जांपल, अगर हम देखेंगे जो कैरोसिन है, कैरोसिन में जो लाइट है ये ज्यादा बेंड होती है, इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, कैरोसिन में जो लाइट है ये ज्यादा बेंड होती है एज कंपेयर टू वाटर। अगर हम इन अदर वर्ड्स देखेंगे जो कैरोसिन है, कैरोसिन की जो मास डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी में ज्यादा हैवी है वाटर,
जब हम कैरोसिन को वाटर पे रखते हैं तो वो फ्लोट हो जाता है, क्योंकि कैरोसिन की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर। लेकिन कौन सी डेंसिटी? मास डेंसिटी। लेकिन जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज ग्रेटर इन कैरोसिन एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू वाटर। यहाँ पे जो ज्यादा लाइट बेंड होगी वो कैरोसिन में होगी एज कंपेयर टू वाटर। ऑल दो कैरोसिन जो है इसका जो मास डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू वाटर, लेकिन इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ओडी, ऑप्टिकल डेंसिटी को क्या डिफाइन करते हैं? नेगेटिव लॉग ऑफ टी, ठीक है। तो वो ज्यादा किस में है? कैरोसिन में एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू वाटर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है या जो हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बेसिकली होता है मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। कितना लाइट बेंड हो जाएगी जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद हम आते हैं लेंसेज पे। फिर इसमें रह चुका है पावर। दो टॉपिक अभी इसको आधा घंटा लगेगा। लेंथ कितनी हुई वीडियो की? अभी 41 मिनट हो गए, अभी हमारे पास है आधा घंटा। अब हम पहले डिस्कस करेंगे लेंस, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, और इसके बाद आता है पावर, ठीक, पावर ऑफ लेंस। देखो लेंस क्या होते हैं? लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एट लीस्ट वन इज कर्व्ड एंड अनदर मे बी कर्व्ड और नॉट बी, ठीक। लेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्फीयर लिया है, ये दूसरा स्फीयर है मेरे पास, ठीक। जब मैं इनको ओवरलैप करता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक हॉलो स्फीयर था मेरे पास, इसको मैंने ओवरलैप किया ऐसे, ठीक है। तो ये जो मटेरियल यहाँ पे बना, फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसे बना, दिस इज फॉर एग्जांपल स्फीयर फर्स्ट एंड दिस इज स्फीयर सेकंड, ठीक। तो यहां से ये मटेरियल बन गया ऐसे। तो अगर आप देखोगे इसको दो सरफेसेस है, S1 एंड S2 सरफेस, और ये जो मटेरियल है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, क्योंकि लेंस क्या होते हैं? लेंसेज ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, इनमें लाइट पास हो जाती है, ठीक है। और ये बाउंडेड होते हैं बाय टू सरफेसेस, इनके पास दो सरफेसेस होते हैं। कितने होते हैं? दो सरफेसेस। लेंसेज आर द ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, और इन सरफेसेस में एक सरफेस हमेशा कर्व्ड होती है, जो दूसरी सरफेस है वो कर्व्ड हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक, प्लेन भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो ये जो लेंस है, अब इसमें दो सरफेसेस है, वो लेंस जो एजेस पे थिन होगा और मिडल में थिक होगा, इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस, या इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। द लेंस विच इज थिन एट एजेस एंड थिक एट द मिडल इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस इसको इसलिए बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे ऑफ लाइट जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दे विल मीट एट फोकस, ठीक है। इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस इसलिए क्योंकि ये रे ऑफ लाइट्स को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे मिलाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। अब अगर फॉर एग्जांपल लेंस ऐसे है, ये एक स्फीयर है मेरे पास, ये दूसरा हॉलो स्फीयर है। अब ऐसे मैंने लेंस को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, इस सेंटर है इसका, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब जो ये वाला हिस्सा बन गया मेरे पास, ये कुछ ऐसे बना, ठीक है। ये एजेस पे होता है थिक, और मिडल में क्या होता है? थिन। वो लेंस जो एजेस पे थिक होता है, मिडल में थिन होता है, इस लेंस को हम बोलते हैं कनकेव लेंस। तो ये बन गया यहाँ पे कनकेव लेंस। इसमें भी दो सरफेस है, S1 एंड S2, ठीक है। दिस इज OP ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ इच ये कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जेंस, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है। क्यों डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं? बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइवर्जेंस। जब भी इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ती है तो ये डाइवर्ज करता है इनको, कुछ ऐसे, ठीक। ये रेज ऑफ लाइट है तो ये
इन रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है. तो दिस विल बिकम कनकेव लेंस एंड दिस इज कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. तो और एक प्रॉपर्टी होती है इन लेंसेज की, अगर हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक पार्ट लूंगा, दिस इज कन्वेक्स एंड दिस इज प्लेन लेंस, इसको हम बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स. प्लेनो कन्वेक्स, एक साइड इसका प्लेन है, दूसरी साइड इसका क्या है, कन्वेक्स. अब अगर हम एक साइड लेंगे कनकेव, दूसरा साइड लेंगे प्लेन, ये प्लेन है एक साइड, दूसरी तरफ क्या है, कनकेव. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्लेनो प्लेनो कनकेव. प्लेनो कनकेव. तो लेंस क्या होते हैं, लेंस होते हैं दो किस्म के, एक होते हैं यहां पे कन्वेक्स, दूसरा क्या होता है, कनकेव. अब अगर इनको कंबाइन किया जाएगा एक तरफ से, फॉर एग्जांपल ये कन्वेक्स का पार्ट है, ये प्लेन का पार्ट है, तो ये बन गया प्लेनो कन्वेक्स. ये कनकेव का पार्ट है, ये किसका है, प्लेन का पार्ट है, ये क्या बन गया, प्लेनो कनकेव. प्लेनो कनकेव. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिरर में हमने देखा है, मिरर में एक ही फोकस होता है. ठीक है, जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर आपको दिखाया है, या इमेज फॉर्मेशन में कनकेव और कन्वेक्स मिरर. तो सेम इज द केस. अगर हम यहां पे देखेंगे, एक लेंस में दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. यह है ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम फोकस F1 लिखते हैं, इसको हम फोकस F2 लिखते हैं. दिस इज C1 फॉर एग्जांपल एंड दिस इज C2. सेम इज द केस विथ कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस. कनकेव लेंस के भी कुछ ऐसे ही है. ठीक है, दिस इज F1 फोकस, दिस इज F2 फोकस एंड दिस इज C1 एंड दिस इज C2. सेम. और इसके पास भी ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये आपको याद रखना है. यानी लेंसेज क्या होते हैं, ऑप्टिकली ट्रांसमिसिव ऑब्जेक्ट्स दैट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. जब भी लेंसेज पे रे ऑफ लाइट पड़ती है, या तो ये कन्वर्ज हो जाएंगे या डाइवर्ज हो जाएंगे. ठीक है, कन्वर्ज कौन करता है, कन्वेक्स लेंस, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस. और डाइवर्ज कौन करता है, कनकेव लेंस, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, तो लेंसेज के पास क्या होता है, दो सरफेसेस होते हैं, एटलीस्ट वन इज कर्व्ड. अब आते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस. अब हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और रूल्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो, अगर ये फॉर एग्जांपल ये लेंस है, दिस ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. तो पहला रूल आपको याद रखना है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल पास थ्रू फोकस. ये रूल फर्स्ट है. कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. दिस इज फर्स्ट रूल. रूल नंबर सेकंड, अगर कोई रे ऑफ लाइट फॉर एग्जांपल फोकस से जा रही है, ये फोकस से जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, दिस इज रूल नंबर सेकंड. रूल नंबर थर्ड इज दैट अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ये विदाउट रिफ्रैक्शन पास हो जाएगी, स्ट्रेट आउट करेगी. ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट अब अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो ये रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगी, सीधे जाएगी. ठीक है, दीज आर द थ्री रूल्स. दीज आर द थ्री रूल्स. ठीक है, पहला क्या है, पहला है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो पास फोकस से हो जाती है. दूसरी, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाती है, तो ये पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस. कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ये अनडिवेटेड हो जाती है, सीधी चलती है. अब हम 6 केसेस को यहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहला केस है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफिनाइट पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफिनाइट. ठीक, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, this is principal axis and this is optical center. For example, this is F1 focus and this is C1, this is F2 and this is C2. ऑब्जेक्ट को पहले रखा इन्फिनिटी पे. ठीक, तो यहां से पहले रे ऑफ लाइट आ गई, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये भी है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को. दो रेज ऑफ लाइट मैंने डाली हैं, R1 एंड R2. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट फोकस. तो फोकस पे क्या बनेगी, इमेज. यहां पे इस पॉइंट पे इमेज बनेगी. ये जो इमेज होगी, ये होगी रियल, इन्वर्टेड
ये हमने डिस्कस किया है पहले लेक्चर में, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिशन एंड फॉर्म्ड एट फोकस, ये पहला केस है। नंबर सेकंड, अब इस ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं फॉर एग्जांपल बियॉन्ड अ C1, दिस इज C1, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज C2। अब इस ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बियॉन्ड अ C2, C1, ये पहली रे ऑफ लाइट है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरी रे ऑफ लाइट हम सीधे डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो इमेज है ये फॉर्म होगी इन फ्रंट ऑफ C2, और ये जो इमेज है ये फिर से होगी रियल, इन्वर्टेड, ठीक, लेस डेमिनेशन एंड फॉर्म्ड बिटवीन F2 and C2, is this visible? Yes, it is visible. लाइट थोड़ी डिम है तो एडजस्ट करना, ठीक है। नंबर थर्ड केस है, अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं C1 पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज C1, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज C2। अब इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम C1 पे, ठीक, ये एक रे है पैरेलल, ये पास हो जाएगी फोकस से, दूसरी रे को हम डालेंगे फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल कम पैरेलल, तो यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। इस केस में आपको याद रखना है इमेज के कैरेक्टर होंगे रियल, इन्वर्टेड, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज, फॉर्म्ड एट C2, ठीक। इस केस में क्या होगा, इस केस में इमेज सेम होगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे अगर आप मैग्निफिकेशन भी देखना चाहते हो, दैट इज HR डिवाइडेड बाय HO, दैट इज हाइट ऑफ इमेज इज सेम एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम, तो मैग्निफिकेशन होगा -1। यहाँ पे मैग्निफिकेशन -1 क्यों होगा वो भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि ये जो इमेज है ये उल्टा बनेगी, ऐसे ही बनेगी, ठीक है। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके बाद आते हैं हम चौथे केस पे, यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन, यहाँ पे नाउ द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1, F2 एंड C2, ठीक है। तो इसके दरमियान अब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा बिटवीन C1 एंड F2, पहली रे को पैरेलल डालेंगे, इट विल कम पास थ्रू फोकस, दूसरी रे ऑफ लाइट को हम डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये मीट हो जाएंगे बियॉन्ड C2। तो इस केस में क्या होगा, रियल इमेज, दूसरी इन्वर्टेड, तीसरी क्या होगी, एनलार्ज्ड, फॉर्म्ड बियॉन्ड C2। इसके बाद और एक केस है, अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे, दिस इज F2, दिस ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक रे पैरेलल पासेस थ्रू फोकस, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज इनफिनाइट। तो ये भी होगी रियल, इन्वर्टेड, ये कैरेक्टर सब होंगी, लेकिन ये आपको याद रखना है फॉरवर्ड एट इनफिनाइट डिस्टेंस, ठीक है। कितनी लेंथ होगी वीडियो की, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम F1, और ये फिर से है नंबर 6th केस, लास्ट केस इसका, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, ठीक, दिस F2। अब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखेंगे, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट को ऐसे डालेंगे तो इट विल कम पास थ्रू फोकस, ठीक है, और दूसरी रे ऑफ लाइट को हम ऑप्टिकल यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मीट ऐसे हो जाएंगे, या इसको फोकस से भी डाल सकते हैं, तो इनको मीट ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज, ठीक है, दिस इज इमेज। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा जो छठा केस है, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन
F1 एंड OC ऑप्टिकल सेंटर, इस टाइम इमेज होगी वर्चुअल। ये वर्चुअल इमेज होगी, देयर इज नॉट द एक्चुअल रेज ऑफ लाइट मीट, ये वर्चुअल इमेज होगी। इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। इस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस केस में जो इमेज है दैट इज वर्चुअल, इसमें क्या बनेगी, इमेज वर्चुअल। होमवर्क आपको रखेंगे हम, जो इमेज फॉर्मेशन है किसकी, कनकेव मिरर की, वो आप खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंथी बना वीडियो, यहाँ पे बहुत ज्यादा लेंथी, ठीक है। अब हम आते हैं पावर ऑफ लेंस पे, जो इसका लास्ट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस और लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला को हम पहले देखेंगे, फिर पावर ऑफ लेंस को देखेंगे। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होती है, रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। 1 डिवाइड बाई v माइनस 1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई f। इसको हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला। ये लेंस फार्मूला, इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, ये ऐसे ही सिंपली आपको याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन आपको बोर्ड में एग्जाम नहीं आती है। रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। तो यहाँ पे ये C1 है, ये C2 है, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है, पास हो जाएगी फोकस से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे, ये फोकस F1 है, दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस F1 से गई, तो इट विल कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे क्या बन गई, इमेज। इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं U से, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं F से। तो इनके दरमियान क्या रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन U, F एंड V ऑफ ए लेंस, ये लेंस है, द रिलेशन बिटवीन V, F एंड U ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला, इज कॉल्ड। ये इस पे आपको क्वेश्चन आएगा वहां पे बोर्ड पे, लेकिन उसका R ऑप्शन होगा, आप वही करना, ठीक है। अब आते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस द रेज ऑफ लाइट ऑफ ए लेंस, एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। जो पावर होता है एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ability of convergence and divergence of a light by lens is called it is power, ability of convergence और divergence। तो इस पावर को हम लिखते हैं, पावर को हम डिनोट करते हैं P से, ये होती है 1 डिवाइड बाई F, 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस होता है किसके बराबर, P इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई F, वेयर F इज टेकन इन मीटर्स, F किस में लिया जाता है, मीटर्स। और जो SI यूनिट है पावर का वो है डाइऑप्टर, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डाइऑप्टर, ठीक है। फोकल लेंथ इज टेकन एज मीटर्स, इन मीटर्स, ठीक है। और 1 डाइऑप्टर होता है, द पावर ऑफ लेंस इज 1 डाइऑप्टर व्हेन इट इज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर कोई लेंस है, उसकी जो फोकल लेंथ है ये 1 मीटर है, तब जाके इसका जो पावर है वो डिफाइन करेगा 1 डाइऑप्टर, 1 diopter. Here the power of lens is 1 diopter when its focal length is 1 meter. When its focal length is 1 meter. ये हम यहाँ पे नहीं देखेंगे कि लेंस का पावर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। किस लेंस का पावर पॉजिटिव होगा, जो कन्वर्जिंग लेंस होगा उसका पावर पॉजिटिव होगा, चाहे मिरर होगा उसका भी पावर पॉजिटिव होगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो कन्वर्जिंग होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये है एक लेंस मेरे पास, दूसरा है ये लेंस। जो लेंस जितना ज्यादा थिक होगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा। देखो इसकी फोकल लेंथ है फॉर एग्जांपल F1, इसकी फोकल लेंथ है फॉर एग्जांपल F2, ठीक। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो F2 का वैल्यू है ये कम है एज कंपेयर टू F1, ठीक। इसका मतलब जो लेंस ज्यादा थिन होगा उसका पावर उतना कम होगा, जो लेंस जितना ज्यादा थिक होगा उसका पावर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा।
फिर ये पावर कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस, डिपेंडिंग अपॉन द लेंस, डिपेंडिंग अपॉन द लेंस। यानी फॉर एग्जांपल अगर इसमें भी रे ऑफ लाइट डाली जाएगी तो ये ऐसे डिविएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसने एंगल θ1 बनाया, ठीक। अब अगर इस पे रे ऑफ लाइट डाली जाएगी तो ये ज्यादा बेंड हो जाएगी, ठीक। ये बनाएगा θ2 एंगल फॉर एग्जांपल। तो जो वैल्यू होगा वो θ2 होगा हमेशा ग्रेटर देन θ1। रीजन क्या होगा? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा कम है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। जिस लेंस की फोकल लेंथ क्या है ज्यादा, उस लेंस का पावर कम, ठीक। फिर वो पावर क्या, कन्वर्जेंस हो या डाइवर्जेंस हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ए लेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कनकेव लेंस है, ठीक है। कनकेव लेंस फॉर एग्जांपल जितना ये फॉर एग्जांपल इसकी फोकल लेंथ क्या होगी ज्यादा, उतना इसका पावर कम होगा। फॉर एग्जांपल ये एक रे है, ये डाइवर्ज ऐसे हो गई, ठीक। इसने बनाया फॉर एग्जांपल θ1 एंगल। और एक लेंस है फॉर एग्जांपल ये इससे पतला है, फॉर एग्जांपल थिन है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो इसका फोकस यहाँ पे होगा, इसका फोकस फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा, ठीक। तो इसका जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होगा वो कम होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इज θ1। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगी θ1 इज ग्रेटर देन, सॉरी दिस इज θ2, दैट इज θ2। इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। अब अगर इंटरेस्टिंग क्या है, अब अगर लेंस को काटा जाएगा, ये मैं लास्ट में बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर लेंस को काटा जाएगा, अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल फिर से दूंगा, दिस इज वन लेंस, दिस L1 एंड दिस इज L2, ठीक। इसमें जो पावर होगा वो ज्यादा इसमें होगा L2 में, क्यों? L2 ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू L1। इसका F1 फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ, इसका F2 फोकल लेंथ, F1 फोकल लेंथ इज लेस देन F2। तो इसका मतलब है फोकल लेंथ F1 की कम है, पावर है 1 फोकल लेंथ, इसका F1 का फोकल लेंथ कम है, तो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस लेंस में पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस लेंस। अब अगर इन लेंस को ऐसे जोड़ा जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज लेंस L1, दिस इज लेंस L2, दिस इज लेंस L3 फॉर एग्जांपल पावर है इस लेंस का दैट इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। अगर इन लेंस को कॉम्बिनेशन में रखा जाएगा तो इनका पावर हम सीधे ऐड करते हैं। पावर क्या होता है, 1 फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ फॉर एग्जांपल F1, इसकी F2, इसकी F3। तो पावर किसके बराबर होगा, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। ये होगा टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री लेंसेज, सीधे ऐड करना है, ठीक। यहाँ जो टोटल पावर होगा वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक, कॉम्बिनेशन पावर। अगर लेंस को काटा जाएगा फॉर एग्जांपल, अब अगर लेंस को काटा जाएगा फॉर एग्जांपल, ये एक लेंस है मेरे पास, ठीक है। इसका पावर फॉर एग्जांपल पावर है 1/F। अब इस लेंस को अगर ऐसे काटा जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो लेंस है ये थिन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये F फोकल लेंथ इसकी F है, इसकी भी F है, क्योंकि इक्वली इसको काटा गया है, ठीक है। ये यहाँ पे ये फोकस है, ये यहाँ पे ये फोकस है, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस टू दिस एंड दिस टू दिस इक्वल होगी। अगर इसको ऐसे काटा जाएगा तो फोकल लेंथ को क्या हो जाएगा, ये F और ये F, टोटल हमारे पास है F फोकल लेंथ, ठीक। ये किसके बराबर होगी, 1/F प्लस 1/F, ठीक। दैट विल कम पावर इज इक्वल टू 2/, we can say that 2/F। तो जो पावर होगा, और we can say that पावर डिक्रीज होगा क्योंकि जो फोकल लेंथ है ये डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल। पावर किसके बराबर होता है, 1/, फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ये बन जाएगी 2 टाइम्स, यानी 2/, फॉर एग्जांपल ये है 1/F, 1/F, इट विल कम आउट 2F। दैट्स वी कैन से दैट सिंपली, ये जो फोकल लेंथ अब बन गई, ये बन गई F प्लस F, दैट इज 2F, ठीक है। इसका मतलब है अगर लेंस को ऐसे काटा जाता है तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसका जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ। लेकिन अगर लेंस को ऐसे काटा जाता है, ऐसे, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इसमें जो पावर है वो सेम रहेगा, क्योंकि इसको ऐसे नहीं काटा गया, इसको ट्रांसवर्सली काटा गया है। अगर लेंस को ऐसे काटा जाएगा, इस पॉइंट पे ऐसे काटा जाएगा, ये एक पार्ट बन गया, ये A है, ये B है, इसमें पावर सेम होगा, पावर डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगा।
यहाँ पे पावर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेंस है ये अब लेंस बन गया है, ये है कन्वेक्स पार्ट, ये है प्लेन पार्ट। ये प्लेन पार्ट है, ये क्या है, कन्वेक्स पार्ट। तो प्लेन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये इनफिनाइट होता है, लेकिन इसका डेफिनिट होता है। एज ए रिजल्ट ये जो प्लेन है, जब इसका फॉर एग्जांपल आर बन गया इनफिनाइट, इसका आर इनफिनाइट नहीं है, तो इसी रीजन से इसका जो पावर है ये चेंज हो जाता है। क्योंकि जब आप लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ोगे, वहां पे जो पावर होता है, पावर जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। म्यू R1 R2 वो पावर हम ऐसे लेते हैं, म्यू 1 2 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2। तो यहाँ पे ये चेंज हुआ, R चेंज हुआ इन केस ऑफ दिस प्लेन, ठीक। एज ए रिजल्ट ये जब ये चेंज होगा तो पावर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। दैट वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें हमने खाली छोड़ा है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, वो आप खुद देखोगे, ठीक।